नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एमए फाइनल पेपर 8C इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। इसमें आज हम जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है आज हमारा सोशियोलॉजी ऑफ वर्क एंड लेजर, अर्थात कार्य एवं अवकाश का समाजशास्त्र। औद्योगिक समाजशास्त्र की जब हम बात करते हैं तब हम ये बात करना भी हमको यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र में जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, वो उद्योगों के अंदर कार्य करते हैं और वो लगातार कार्य करते रहें तो उनका शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से विकास हो नहीं पाता है। वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके लिए निश्चित रूप से कुछ कार्य और कुछ अवकाश निश्चित किए जाते हैं जिसके आधार पर वो बखूबी से अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर हम मानव समाज में यदि हम बात करते हैं कार्य की, तो कार्य का बड़ा महत्व है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, समाज हो, उसके लिए कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर कार्य को हम श्रम के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि श्रम का दूसरा रूप ही कार्य होता है। यहाँ पर हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना कार्य की नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा व्यक्ति कार्य करता है और इस तरीके से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक चैन बनी हुई होती है और उस चैन के माध्यम से व्यक्ति कार्य करता है। तो यहाँ पर हम आधुनिक भारत की बात करें या आधुनिक उद्योगों की स्थापना की बात करें तो आधुनिक उद्योगों के अंदर, चाहे वो वस्त्र उद्योग हो, चाहे कोई भी फैक्ट्री हो या किसी भी प्रकार का उत्पादन करने वाली उद्योग हो, उसके अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए कार्य और अवकाश इस फैक्ट्री द्वारा पूरी तरीके से निश्चित होता है। तो यहाँ पर हम कार्य का अर्थ यानी कि उसका अर्थ जानेंगे, कार्य किसे कहते हैं, यानी मीनिंग ऑफ वर्क। अब हम जब औद्योगिक समाजशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पर हम औद्योगिक समाजशास्त्र के अंतर्गत उद्योगों में काम करने वाले व्यक्तियों के कार्य से संबंधित ही कार्य की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर औद्योगिक समाजशास्त्र में कार्य के समाजशास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कार्य के अर्थ को समझना यहाँ पर हमारे लिए आवश्यक है। कार्य या श्रम, इसको सामान्यतः समझने में मतलब एक तरीके से सरल लगता है, लेकिन इसकी परिभाषा करना कठिन कार्य है। इसका परिभाषाएं भी बहुत से विद्वानों ने दी है, जैसे हेनरी अर्बोन के अनुसार कहा गया है कि श्रम के रूप में कार्य थकान एवं परिश्रम उत्पन्न करने वाला मांसपेशीय प्रयास या स्वतः चेतन तथा जानबूझकर किया गया प्रयास। तो इस तरीके से कार्य को इन्होंने हेनरी अर्बोन ने परिभाषित किया। इसी प्रकार से पी गिसवर्थ ने भी इस कार्य को परिभाषित किया है। पी गिसवर्थ के अनुसार हम देखते हैं यहाँ पर कि उन्होंने इस तरीके से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि कार्य एक मानवीय सकर्म क्रिया है जो अपने उद्देश्य के लिए होती है तथा जिस पर समाज उसके मानदंड और उद्देश्य के रूप में किया करता है। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से परिभाषित किया है कि कार्य एक मानवीय सकर्मक क्रिया है जो अपने उद्देश्य के लिए होती है तथा जिस पर समाज उसके मानदंड और उद्देश्य के रूप में क्रिया करता है। यहाँ पर
क्रिया करता कर लगता था क्रिया करता, तो वो क्रिया को रूप में भी परिभाषित किया। अब हम ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार देखें तो इसका कार्य को परिभाषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में भी ये एक शक्ति का व्यय या मेहनत करना या किसी उद्देश्य के लिए किया गया प्रयास ही श्रम का कार्य। तो यहाँ पर इसको एक उद्देश्य के रूप में या मेहनत के रूप में या शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं तो स्लोन तथा जर्चर के अर्थशास्त्रीय शब्दकोश के अनुसार भी इसको परिभाषित किया है। इसमें कहा गया है कि शारीरिक एवं मानसिक प्रयास उत्पन्न के प्रमुख घटकों में से एक है। इसके लिए कि मजदूरी, वेतन या व्यवसायिक पारिश्रमिक प्राप्त किया जाए। तो इस तरीके से स्लोन तथा जर्चर ने भी इसको परिभाषित किया है। इसी तरीके से देख लीजिए आप यहाँ स्टेनले HUD जूनियर में भी कार्य को बड़ी खूबी से इन्होंने परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से परिभाषित किया गया है। उसके बाद में हम ये जो परिभाषाएं हैं, संपूर्ण परिभाषाएं हैं, इसको इनको परिभाषाओं को इस तरीके से देख सकते हैं कि कार्य एक ऐसी क्रिया है जो निश्चित उद्देश्यों के लिए की जाती है। समाज की सुविधा एवं अधिकतम कल्याण के लिए समूह मिलकर प्रयास करते हैं। प्रयास की विभिन्न क्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया जाता है तथा एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को भी कार्य कहा जाता है, जिन्हें किसी व्यक्ति को करने के लिए सुपुर्द किया जाता है। तो इस तरीके से इसको परिभाषित किया। अब यहाँ पर डेल योडर के अनुसार भी इन्होंने परिभाषित किया है। कार्य कर्तव्यों, कृत्यों एवं दायित्वों का संग्रह है जो कि एक व्यक्ति को सुपुर्द किया जाता है तथा अन्य सौंपे गए कार्यों के जिम्मेदार। इस तरीके से इसको पूरी तरीके से परिभाषित किया। अब हम आगे चलते हैं कि जो सब चीजें हमने ऊपर देखी है उसके उपरोक्त विवरण के आधार पर कार्य के कुछ लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के ये लक्षण कौन कौन से हैं? इसमें पहला लक्षण है कार्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। यदि कोई कार्य नहीं करेगा तो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव है। तो पहला जो कार्य का मुख्य लक्षण है वो ये है कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है कार्य समाज का एक प्रमुख आधार है। कार्य की पूर्ति के लिए समूह बनते हैं तथा समाज की संरचना प्रभावित होती है। तीसरा है कार्य में शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के प्रयास सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं है कि शारीरिक कार्य करता है तो दोनों प्रकार के कार्य भी क्योंकि जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो कुछ श्रमिक जो श्रम द्वारा उत्पादन को बढ़ाते हैं तो कुछ अपना विवेक के माध्यम से किस तरीके से जो कंपनी को प्रॉफिट में लाया जाए तो वो अपने विवेक को लेते हुए उसका प्रदर्शन करेगा। तो ये कार्य में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के प्रयास हैं। चौथा है ये क्रियाओं का एक समूह होता है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। पांचवा है कार्य में ऐसी सेवाएं भी सम्मिलित हैं जिनमें मानवीय श्रम का कोई भौतिक या ठोस रूप नहीं दिखाई देता, जैसे तकनीकी परामर्श देने की क्रिया। छठा है वर्तमान व्यवस्था में व्यक्ति को उसकी मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक भी दिया जाता है। पारिश्रमिक वस्तु विनिमय की व्यवस्था के रूप में तथा मौद्रिक व्यवस्था में देश की प्रचलित मुद्रा में दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो इस तरीके से यही एक तरीके से कार्य के जो मुख्य लक्षण है वो 6 प्रकार के बताए हैं। तो इस प्रकार के जो लक्षण है यदि किसी भी कार्य में या कोई व्यक्ति करता है जिसमें पाया जाता है उसके बाद में हम कार्य की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। ये कंसेप्ट ऑफ क्या अवधारणा है इसके अंदर भी ये चीजें दी है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर हम कार्य की अवधारणा की बात करेंगे। हिब्रू विचार भी यही मानते हैं
कार्य एक प्रकार का दंड जो व्यक्ति को भोगना है तथा उससे मुक्ति केवल स्वर्ग में ही मिलती है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कार्य नहीं करना चाहिए, कार्य उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से यूरोप के मध्यकालीन समाज में या ईसा के संबंधित से कार्य करते हुए जो पादरी होते हैं उनको भी कार्य करना चाहिए। इस तरीके से जो भी कार्य को भी यूरोप में नवजागरण आंदोलन कार्य की कल्पना ये भी इसमें क्या है ऐसे तरीके से इसको वो सोचते हैं हट कर और आराम से जोड़ा रहता है। इसी प्रकार से ये व्यक्ति बात है। अब हम जैसे भारत में इस चीज कार्य की बात करें तो भारत में भी भारत क्या विभिन्न जाति प्रधान देश है, तो भारत में भी कार्य विभिन्न जाति और धर्म की प्रति संपूर्ण समाज में 4 प्रमुख जातियों में विभाजित रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होती है। कार्य के आधार पर भी कई वर्ग मिलते हैं। लड़ाई, शैली, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसे वही शुद्ध लौकिक जाति के लोग विक्रम जाति का और योग्यता कुशलता और सामर्थ्य की व्यक्ति स्वीकार करने लगेंगे कठोर या न्यून और इस शुद्र से भी कोई व्यक्ति को कोई भी कार्य आजकल जो सभी विकसित और विकासशील देशों में राष्ट्र निर्माण और उत्थान तथा समाज के कल्याण और उन्नति के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की कुशलता बढ़ाने हेतु कार्य की दक्षिणा में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योगों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को उचित सम्मान और प्रतिष्ठा दी जाती है। इस प्रकार कार्य के प्रति धारणा समय समय बदलती रही है। इसके महत्व के बारे में भी कोई भी विचारधारा क्यों न रही हो, लेकिन ये सत्य है कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से कार्य एक अनिवार्य तत्व तथा देश की समृद्धि एवं समाज के कल्याण कार्य पर ही निर्भर करता है। यानी कि जो देश के व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो ये देश इतना ही जल्दी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार कार्य अवकाश के बारे में नेक्स्ट लेसन